एग्जाम्पल में, जैसे कि एक चर मान लो x है तो दूसरा चर क्या रहेगा, y रहेगा। अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई बराबर 0 या ax प्लस बी वाई बराबर c। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम मान लेते हैं एक समीकरण। अब इस समीकरण में देखो दोनों चर एक साथ मौजूद है कि नहीं, तो देखो x भी इसी में है और इसी में y भी है, तो एक ही समीकरण में दोनों चर मौजूद है, इसलिए ये क्या होगा, यही होगा दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद इसमें बताने लायक और कुछ नहीं है, जो बताने लायक रहेगा उसको मैं प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने से पहले आपको बता दूंगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 1 पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसके अंतर्गत 5 प्रश्न है, इसमें से पहला प्रश्न लेते हैं। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और दो गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसको हमें समीकरण के रूप में बनाना है। तो समीकरण के रूप में बनाना है तो हमें क्या करना है, जो बल्ला है और गेंद है उन्हें हमें कुछ न कुछ मानना होगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपीज। ठीक है, x रुपये हमने मान लिया, और गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक, बल्ले का मूल्य हमने माना x रुपया और गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपया। अब जहाँ पे बल्ला आएगा वहाँ पे हमें x लगाना है और जहाँ पे गेंद आएगा वहाँ पे हमें y लगाना है। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंदे। तो देखो 3 बल्ले आ गया तो 3 को आप ऐसे लिखो और बल्ले को क्या लिखना है हमें, बल्ले को हमने x रुपया माना था तो ये हो गया x। फिर जो और है उसको प्लस लिख लो, और जो गेंद है उसको गेंद, और 6 गेंद, तो 6 यहाँ पे होगा। गेंद को क्या माना था हमने, गेंद को हमने माना था y, तो यहाँ पे हमने लगा दिया y। उसके बाद इन दोनों को अगर हम खरीद रहे हैं, 3 बल्ला, ठीक है, और 6 गेंद जब खरीद रहे हैं तो दोनों का मूल्य कितना होगा, तो दोनों का मूल्य होगा 3,900 रुपये। तो ये हो गया एक समीकरण बन गया। फिर आगे पढ़ो, वहीं से उन्होंने एक बल्ला मतलब एक और x हो जाएगा, बल्ले को x माने हैं, फिर और की जगह हम प्लस, और गेंद, कितने गेंद है, 2 गेंद, गेंद को y मान लिया, और दोनों को जब एक बल्ले और 2 गेंद को खरीदते हैं तो हमें टोटल 1,300 रुपये देना पड़ रहा है। तो ये भी हो गया एक समीकरण। तो ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, और हमें इसे क्या करना था, समीकरण के रूप में बनाना था। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, ये समझ में आया। इसके बाद देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो यहाँ पे न तो संख्याएं दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ उन संख्याओं का योग दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम संख्याओं को मानेंगे। तो यहाँ पे लिखो, माना पहला संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या होगा हमारा y। ठीक है, पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। इसके बाद प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार लिखो, यहाँ पे प्रश्नानुसार पहला संख्या प्रश्न पढ़ते हैं पहले। दो संख्याओं का योग 16 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या ये दोनों संख्या है, तो इन दोनों को योग कर दो, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 16। उसके बाद क्या कहे, तथा उनका अंतर, मतलब इन्हीं दोनों का अंतर कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना है, 8 है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का अंतर क्या होगा, 8। इस अंतर को आप समझ लो। ठीक है, योग तो समझ में आ जाता है लेकिन अंतर समझ में आता है, तो इसको समझते हैं। मान लो 2 भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े का उम्र जो है 10 साल है और छोटे का उम्र क्या है, 8 साल है। ठीक है, 8 साल है, बड़े का उम्र 10 और छोटे का उम्र 8 साल है। तो इन दोनों में कितने का अंतर है अगर पूछा जाए तो कैसे बनाओगे, तो 10 माइनस 8 मतलब 2 साल का अंतर है। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो जहां पे अंतर कहा जाएगा वहां पे आपको क्या करना है, घटा देना है। तो देखो x माइनस वाई हमने घटा दिया, इन दोनों का अंतर 8 आ गया। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से अंतर वाले को बनाया जाता है। फिर आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो इसको भी हमें समीकरण के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अंगूर का मूल्य है और सेब का मूल्य है उसे हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, एक्स और वाई। आप जानते हो एक्स और वाई हमें मानना है। तो यहाँ पे लिखो 1 किलोग्राम, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, x रुपया मान लिए। इसी तरह से 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये मान लेते हैं।
1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपये मान लेते हैं। अब जो प्रश्न में जैसा बाकी बनाते थे वैसे ही करेंगे। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम सेब, तो सेब की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, सेब वाला देखो ये x है, तो यहाँ पे हमने x लिख दिया। इसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 y बराबर इन सभी का मूल्य कितना हो गया 160। फिर आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। तो उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, तो देखो 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2y बराबर कितना पड़ेगा अगर खरीद रहे हैं तो दोनों को 300 रुपये पड़ेगा। 4 किलोग्राम सेब खरीदा और 2 किलोग्राम अंगूर खरीदा, तो कुल हमें देना पड़ा उसे 300 रुपये। तो यही क्या हमारा आंसर है। ये समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि मैं ये थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करने वाला है ना, अगर इसको हल करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन इसको हमें समीकरण के रूप में इसको भी बनाना है तो भी लंबा चौड़ा बनेगा। इसको आप समझते जाना अच्छे से। अब मैं यहाँ पे एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ, ठीक है। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। ये कब थी, 7 साल पहले की बात है, मतलब आज से भूतकाल पे चलते हैं, 7 साल पीछे, 7 साल पीछे जाएंगे तब। तो मतलब क्या है, भूतकाल, ठीक है, भविष्य काल, वर्तमान काल, आप जानते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान। तो भूतकाल पहले हम यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। भविष्य पहले जानते हैं, ये भविष्य है। फिर बीच में क्या पड़ता है, वर्तमान। फिर नीचे में क्या पड़ेगा, भूतकाल, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं भूतकाल, ठीक है। तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो ठीक है, वर्तमान मतलब क्या होता है, जहां पे अभी हम हैं, ठीक है, अभी की स्थिति को हम वर्तमान कहते हैं। भूतकाल क्या है, जो बीत चुका है, जैसे कि 5 साल, जैसे अभी मैं 10 साल का हूँ तो भूत बीत चुका है, तो मैं 5 साल पहले बोलूंगा ना, तो उसको हम लोग भूतकाल में लेते हैं। जो बीत चुका है, जो हमने अभी तक के आगे जो पीछे किया है उसको हम बीते हुए काल में मानते हैं, और जो अभी हमने किया नहीं है उसको हम क्या करेंगे, भविष्य मानेंगे, मतलब आगे करने वाले हैं या हो सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, भविष्य में मानते हैं। तो भूतकाल किसके लिए है, पहले, अगर पहले का जिक्र होगा तो भूतकाल में चला जाएगा, और अगर बाद का जिक्र होगा तो क्या होगा, भविष्य काल में। तो जब भूतकाल में जाएंगे तो हम वहां पे माइनस लगाएंगे, और भविष्य में आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो अब मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कैसे भूतकाल में प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, और भविष्य काल में प्लस लगाएंगे। तो प्रश्न को देखो, ये अभी आपको मैं इसको समझाया हूँ ना, अभी प्रश्न को हल नहीं किया, अब मैं प्रश्न को हल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नरेश की वर्तमान आयु, ठीक है, माना नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, x वर्ष है। तो नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, और इसमें एक और जिक्र किया, किसका जिक्र किया, इसकी पुत्री का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुत्री की भी वर्तमान आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। ये तो वर्तमान आयु, वर्तमान आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ये वर्तमान है, वर्तमान को हमने x माना। अगर मैं 7 साल पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे फिर समझो 7 साल मैं पीछे जा रहा हूँ भूतकाल में, ठीक है, 7 साल पहले जा रहा हूँ, तो फिर कैसे लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नरेश की 7 साल पहले, यहाँ पे सॉरी 7 साल पहले को, 7 साल पहले नरेश की आयु, ठीक है, वर्तमान को हटा देंगे, ठीक है। आपको क्या लिखना है, 7 साल पहले नरेश की आयु लिखना है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं, तो किस में जा रहे हैं, भूतकाल में। तो 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी होगी, देखो नरेश की आयु क्या है, वर्तमान में x है, ठीक है। अगर हम पीछे गएंगे तो क्या करेंगे, 7 को घटा देंगे, तो x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक, समझ में आ गई है 7 क्यों लगा और x माइनस 7 क्यों लगा, ये समझ में आ गया होगा। अब जब हम नरेश की आयु 7 साल पीछे गए तो हम उसकी पुत्री की भी आयु 7 साल पीछे जाएंगे। तो 7 साल पहले पुत्री की आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, y, ठीक है, वर्तमान आयु को हमने x माना है तो y को लेंगे। अगर हम इसी में वर्तमान आयु से 7 साल पीछे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, y माइनस 7 लिखेंगे, तो ये हो गया y माइनस 7 वर्ष, ठीक, ये समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, नरेश और उसकी पुत्री की आयु निकालते हैं। तो नरेश की आयु क्या है, नरेश की आयु, नरेश की आयु है और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु। तो देखो 7 साल पहले वाले को हमें उठाना है ना अभी, तो नरेश की आयु क्या है, 7 साल पहले वाले में x माइनस 7 है, और पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7 है, ठीक है।
x माइनस 7 है और y माइनस 7 है। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में जाओ और थोड़ा सा समझो कि नरेश ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है, क्या कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु, देखो 7 साल पहले की बात होगा, दोनों में जुड़ चुका है, 7 देखो मतलब घट चुका है, यहाँ पे देखो 7 साल पहले, 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुना थी। अब सिर्फ 7 का गुणा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पुत्री में 7 का गुणा कर देंगे, तो ये लग गया पुत्री के साइड में 7 गुनी थी, तो ये 7 गुनी हो गया। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप इसको हल करो, तो चलो हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, इसको अंदर गुणा कर दो 7 को, तो ये हो गया 7y हो जाएगा, और इसका 7 को गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस 7 के गुणित करेंगे कितना होगा 49, तो ये आ गया 49। अब चर राशि को एक तरफ और अचर राशि को एक तरफ कर देते हैं। तो चर राशि क्या है, x और y, देखो तो ये हो गया x, यहाँ पे हो गया, पक्षांतर कर रहे हैं ना, तो पक्षांतर करना जानते हो, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, जो बराबर के इस पार में जो मान, देखो यहाँ से हमने x ले लिया और बराबर के उस पार क्या है, y है, 7y है। अगर हम इस पार लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस लगा है, तो ये इस साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो गया 7y। इसी तरह से देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 7 है, अगर ये उस साइड जाएगा तो माइनस 7 क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, तो ये उस साइड जाके प्लस 7 हो गया, और यहाँ पे पहले से क्या था, माइनस 49 लगा हुआ है। आगे हल करो तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर, इसको घटा दोगे तो घटाओगे तो कितना होगा, माइनस 42, तो ये आ गया माइनस 42, और ये हो गया हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, एक समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, एक और समीकरण हमें प्राप्त करना है। फिर आगे पढ़ते हैं। अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब क्या करें, बात का जिक्र हुआ है, मतलब यहाँ पे आप फिर से आते हैं, थोड़ा सा देखो, अभी क्या था, हमने भूतकाल में निकाला, अब बात कर रहे हैं मतलब भविष्य में जाएंगे, तो भविष्य में अगर जाएंगे तो 3 साल बाद का जिक्र हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे फिर समझो कि 3 साल, ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल बाद आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, 3 साल बाद की आयु क्या होगी, देखो अगर वर्तमान आयु क्या था, x था ना, तो 3 साल बाद का है, तो मतलब वर्तमान से हम आगे जा रहे हैं, भविष्य में जा रहे हैं, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है। तो 3 साल बाद, यहाँ पे नरेश में लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, नरेश लिख लेना, ठीक है, 3 साल बाद नरेश की आयु, और 3 साल बाद पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु भी क्या होगा, y प्लस 3 होगा। ठीक है, पुत्री की जो आयु थी वर्तमान, वो y था, तो वर्तमान के साथ हम क्या करें, भविष्य में जा रहे हैं, तो भविष्य में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस 3 लग गया। ठीक, ये समझ में आ गया यहाँ तक के। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो और समझो इसको। अब यहाँ पे हमें लिखना है नरेश की आयु और पुत्री की आयु, तो फिर लिख लो नरेश की आयु बराबर पुत्री की आयु, दोनों की आयु में तुलना करते हैं। ठीक है, पुत्री की आयु, नरेश की आयु क्या है, ये वाला टॉपिक देख रहे हैं, नरेश की आयु क्या निकला हमारे से, x प्लस 3 निकाले हमने, और पुत्री की आयु क्या निकाला, y प्लस 3 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से प्रश्न पढ़ लो, तो प्रश्न में क्या लिखा है, 3 साल बाद मेरी आयु। ठीक है, तो हमने 3 साल बाद में, देखो 3 साल बाद में दोनों में 3 जुड़ चुका है। ठीक है, 3 साल बाद में मेरी आयु, ठीक है, तो दोनों में 3 जुड़ चुका है, तो मेरी आयु 3 गुनी हो जाएगी 3 साल बाद, तो यहाँ पे 3 का गुणा नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुत्री के साइड पे 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 3 का गुणा हो गया पुत्री के साइड में। अब आगे इसको और हल करो, तो क्या निकला हुआ था, x प्लस 3 था, और दूसरे साइड क्या था, 3 गुणा y प्लस 3 है। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर, 3 का अंदर गुणा कर दो तो 3y, और ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर कर दो तो चर राशि कौन है, ये 4 है और ये 4 एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस 3y हो जाएगा, ये इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पहले से 9 दिया हुआ है, और ये उस साइड 3 को ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ये। अब यहाँ पे x माइनस 3y बराबर घट के कितना होगा, 6, और ये हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त होकर यही हमें निकालना था। ठीक, तो जितना आपके प्रश्न में कहा गया था, तो हमने उस पूरे टॉपिक को पढ़ के हमने पूरा का पूरा जो जो कहा गया था उसी टॉपिक से हमने हल करके आपका आंसर हमने ला दिया। ठीक, समझ में आ गया आपको, जितना मैंने बनाया उतना ही आपको पूरा बनाना है। और अब इसमें 5वें प्रश्न पे आते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति पर से कार्यालय तक के जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुना है। मतलब ट्रेन में अगर मान लो 90 किलोमीटर दिया है, तो हमने इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में कैसे, 3 से भाग दे देते हैं। थोड़ा समझो इसको भी, जैसे कि 90 किलोमीटर है, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन से अगर मान लो 30 किलोमीटर चल रहा है, तो टैक्सी से कितना जाएगा, 60 किलोमीटर चलेगा। दोनों का योग कितना हो गया, 90 हो रहा है ना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है,
मैं आपको समझा रहा हूं इसको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे लिखोगे ट्रेन से तय की गई दूरी, यहां पे मान लो, माना ट्रेन से तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक है। और टैक्सी से तय की गई दूरी, और टैक्सी से तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर, ठीक है। ट्रेन से तय की गई दूरी x किलोमीटर और टैक्सी से तय की गई दूरी y किलोमीटर है। तो इसको अब हम प्रश्नानुसार बनाते हैं। तो प्रश्नानुसार, अभी तो हमने सिर्फ माना है, ठीक है, अब प्रश्नानुसार हल कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार में क्या कहा गया है कि कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, तो वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुना है। तो टैक्सी और ट्रेन से तय की गई दूरी को निकालना है, तो दोनों से तय की गई दूरी x प्लस y बराबर 90 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक समझ।